जय हिंद। आज हम लोग पेपर 6 का बारे में बात करने वाले हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं। बात हो रहा है आपका जाके टीएमबीयू यूनिवर्सिटी, टीएमबीयू यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी में ये वाला हिस्सा जहां भी आता है, ये वाला टॉपिक जहां भी आता है, आप लोग अपना मिला सकते हैं। टीएमबीयू पार्ट 3 पेपर 6 मॉडर्न इंडिया, जो कि क्या है 1750 से लेके 1947 तक का टाइम पीरियड को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज को हम लोग का चौथा क्वेश्चन रहने वाला है। ऑलरेडी 3 क्वेश्चन खत्म हो गया और ये चौथा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि पीछे का तीनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छा तरीका से क्लियर हो गया होगा। क्या क्या किए थे? प्लासी का युद्ध हो गया था, अस्थाई बंदोबस्त हो गया था, और एक हम लोग क्या किए थे 1919 का अधिनियम किए थे। तो ये तीनों को आप लोग का उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा तरीका से हो चुका होगा। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर रहने वाला है, आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाला है। हालांकि ये वाला टॉपिक डायरेक्ट स्टार्ट कर देने से नहीं होगा। पहले का पूरा पृष्ठभूमि समझने के बाद ये वाला टॉपिक बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। सीधे हम लोग दयानंद सरस्वती पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, वो सब के बारे में थोड़ा मोड़ा पता जो है ना होना चाहिए। इसीलिए इसीलिए बस 5 मिनट का हम आपका वक्त लेंगे। हम लोग पहले जो है मजबूत कर लेते हैं, अपना धार मजबूत कर लेते हैं। वो नहीं होता है, एगो कहावत जो था कि एगो को पेड़ काटने, दो आदमी को दिया पेड़ काटने के लिए, तो पहला आदमी जैसे उसको वो जो काटने वाला औजार मिला, वो फट 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 काटने लगा जाके, और दूसरा वाला को मिला तो पहले अपना धार बनाया पहले, उसके बाद वो काटना स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा धार बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को काटेंगे। ठीक है, देखिए ये जो धार्मिक सुधार, पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, सही रहेगा। ज्यादा लंबा नहीं है, 5 पेज का ही ये आंसर है। लेकिन आप लोग जब लाइनिंग वाला पेज में लिखिएगा तो लाइनिंग वाला पेज में हो सकता है कि ज्यादा लंबा हो जाए, क्योंकि मेरा तो मैथ कॉपी में रहता, व्हाइट पेज में मेरा रहता। आप लोग को एग्जाम देना है लाइनिंग वाला पेज में, और लाइनिंग वाला पेज में थोड़ा सा और भी ये प्रॉब्लम होता है कि आप लोग को ग्राफ व्राफ या फिगर बिगर बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सब अपने एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में ग्राफ वैसे भी नहीं है, ग्राफ फिगर तिगर ये वाला क्वेश्चन में फिगर बिगर नहीं बनता है, मतलब नहीं बना। ठीक है, हर क्वेश्चन में फिगर ग्राफ सब नहीं ना बन सकता है, तो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है एक। देखिए क्वेश्चन क्या है, इत्मीनान से, आराम से 40 मिनट तक, लगभग लगभग 40 मिनट हम आपका समय लेंगे। 40 मिनट में ये पूरा का पूरा आंसर समझा देंगे। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से सुनना है। 40 मिनट ईयरफोन लगा करके, बाकी सब काम अब होल्ड पे डाल दीजिए। पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए, पहले काम खत्म कर लीजिए। क्वेश्चन है, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में दयानंद सरस्वती के क्षेत्रों का मूल्यांकन करें। तो देखिए सिर्फ दयानंद सरस्वती के बारे में ही नहीं बताना है, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो सुधार किया गया उसके बारे के उसके वो सब के संदर्भ में दयानंद सरस्वती का मूल्यांकन करना है कि समाज और धर्म में दयानंद सरस्वती ने अपना योगदान क्या दिया है। उसके बाद हम लोग आर्य समाज बाद में हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले देखने क्या क्या वाले हैं, पहले हम वो बता देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसका भूमिका रहने वाला, इस क्वेश्चन का आंसर का भूमिका रहने वाला। भूमिका में यही कि अभी बताएंगे भूमिका क्या, बताएंगे डिटेल से बताते हैं। भूमिका के बाद जो है ना थोड़ा मोड़ा दयानंद सरस्वती का जीवनी रहने वाला है। दयानंद सरस्वती का जीवनी पढ़ लेंगे थोड़ा मोड़ा अच्छा रहेगा, तब आगे वाला आगे का सीन पढ़ने में और मजा आएगा। जीवनी पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार के लिए क्या क्या काम किया। ठीक है, यहाँ तक देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो काम कर रहा था, ये सब एक के में समाहित हो गया, आर्य समाज में समाहित हो गया सब कुछ। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष, पूरा का पूरा क्वेश्चन का समराइज करके निष्कर्ष एक बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक रहने वाला है, यही हम लोग का आज का आंसर रहने वाला है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए आराम से थोड़ा पालथी मार के बैठ जाना है, या कुर्सी में टेबल में जहां भी आप बैठते हैं। ठीक है, देखिए आपको याद होगा भक्ति मूवमेंट जब हम पढ़ाए थे, भक्ति मूवमेंट जब पढ़ाए थे, तो भक्ति मूवमेंट में बताए थे कि ये सब मूवमेंट तब आता है जब समाज में कुरीतियां, धर्म में कुरीतियां, आडंबर या तरह तरह का बात जब आ जाता है, तब जो है ना इस तरह का मूवमेंट लाना पड़ता है कि नहीं? इस तरह का मूवमेंट लाना पड़ता है। हम लोग मिडावल इंडिया में देखे कि भक्ति मूवमेंट लाया गया। मिडावल इंडिया क्या, उसके आगे तक भी देखे भक्ति मूवमेंट चल रहा था।
भक्ति मूवमेंट में बहुत कुछ बात कर चुके थे, ठीक है। तो इसी का सेकेंड फेज या फिर इसी का विस्तार रूप हम लोग बोल सकते हैं कि 19वीं सदी रहा, 19वीं शताब्दी इसी का विस्तार रूप रहा, जब धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जब हम लोग के देश में होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि ये धार्मिक सामाजिक आंदोलन होना स्टार्ट क्यों हुआ। सबसे बड़ा रीजन तो यही है, ये भक्ति मूवमेंट में तो पढ़ लिए थे स्टार्ट क्यों हुआ, अब यहाँ पे ये चीज स्टार्ट क्यों हुआ। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा आप लोग को कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं, जिसके कारण की और बेटर समझ आप लोग को विकसित होगा। देखिए, कंपनी का शासन आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था हिंदुस्तान पे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को समय समय पर चार्टर दिया जा रहा था, याद है ना। तो एक चार्टर आता है 1813 वाला चार्टर आता है। इसमें एक प्रावधान ये रहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। व्यापार पर एकाधिकार समाप्त, कुछ कुछ गिना चुना वस्तु पर सिर्फ एकाधिकार रहता है, बाकी सब चीज का एकाधिकार खत्म। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ वही बंदा का हक होगा जिसको एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो 1813 का ये चार्टर आ गया। अब देखिए दूसरा बात ये है, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात ये है कि उपनिवेश का जब दौर चल रहा था, जब ब्रिटिश जो है इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। उपनिवेश का मतलब सब समझ रहे हैं ना, उपनिवेश का मतलब ये होता है कि कोई भी देश दूसरा देश को गुलाम जब बना लेता है अपने हित के लिए, उसका आर्थिक रूप पे सामाजिक रूप में अपने हित के लिए जब गुलाम बना लेता है तो उसको उपनिवेश कहते हैं। ये एक सरल सब भाषा हुआ समझने के लिए, हालांकि बहुत लंबा है उपनिवेश। तो वो हो गया, जब उपनिवेश का दौर चल रहा था तब 3 चरण में उपनिवेश का दौर चला, ठीक है, 3 चरण में। पहला चरण हो गया वाणिज्यिक चरण, दूसरा चरण हो गया औद्योगिक चरण, और तीसरा चरण हो गया वित्तीय चरण। 3 चरण में हम लोग के यहाँ हिंदुस्तान में उपनिवेश का दौर देखा गया। तो पहला चरण जब वित्तीय चरण, समझना है यही हम लोग धार बना रहे हैं, हम जो बोले ना आपको कि धार बनाएंगे, तो अभी हम लोग धार बना रहे हैं, उसके बाद वहां पे उतरेंगे। तो ये जो उपनिवेश वाला जो था सिस्टम, जब वाणिज्य चरण चल रहा था तो वाणिज्य चरण में ब्रिटिश लोग का ये ज्यादा से ज्यादा था क्या कि हम ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, भारत में ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, अपना टेरिटरी ना बढ़ाए। वो ज्यादा से ज्यादा अहस्तक्षेप की नीति पे चल रहे थे पहला चरण में, क्योंकि उनको सिर्फ जो है सिर्फ यहाँ से थोड़ा मोड़ा कच्चा माल का आवश्यकता था, इसीलिए। अब वही इंग्लैंड में बात करें तो वहां पे वाणिज्य पूंजीवाद था। यहाँ पे ये सब बहुत बड़ा ब्रॉडली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम बहुत सरल तरीका से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इंग्लैंड में वाणिज्यिक पूंजीवाद था तब भारत में वाणिज्यिक उपनिवेशवाद था, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ जब जंप किया, अब क्या हुआ, अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका था। इसीलिए क्या, औद्योगिक क्रांति होगा तो इंडस्ट्री को बहुत अधिक से अधिक कच्चा माल का आवश्यकता होगा, होगा कि नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो 1813 का चार्टर एक्ट आ गया था, जिसमें कि एक अधिकार ही समाप्त कर दिया था। अब कच्चा माल यहाँ से ले जाना संभव ज्यादा नहीं हो पा रहा था। तो ये जब औद्योगिक पूंजीवाद जब इंग्लैंड में हुआ तो भारत में औद्योगिक उपनिवेशवाद हुआ। समझ में आ रहा है, भारत में औद्योगिक उपनिवेशवाद आया। तो औद्योगिक उपनिवेशवाद में क्या हुआ कि अंग्रेज लोग अब जो है कंट्रोल करने लगे इंडिया को, अब युद्ध के द्वारा, फिर ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी हथियाने, जमीन हथियाने का वो लोग भांज करने लगे। काहे करने लगे, काहे कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था इंग्लैंड में। इंग्लैंड को चाहिए था, बहुत ज्यादा कच्चा माल चाहिए था। तो कच्चा माल कहाँ से ले जाएगा, भारत से लेके जाएगा। और वो तब लेके जा पाएगा जब उसका हाथ में एक बहुत बड़ा टेरिटरी होगा, ठीक है। और टेरिटरी को बसाने के लिए, अच्छा तरीका से उसको व्यवहार में लाने के लिए वो लोग को ब्रिटिश मानसिकता का भी बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप एक अपने बहुत अच्छे दोस्त के साथ हैं, और आप एक अपने, एक मतलब अपने नहीं, आप एक विदेशी के साथ है, ठीक है, अपने दोस्त के साथ और विदेशी के साथ। तो दोनों के साथ जब आप रहिएगा तो आपका मेंटेलिटी दोनों के साथ अलग अलग होगा। अपना दोस्त के साथ मेंटेलिटी अलग होगा, हंसी मजाक मौज मस्ती फलना चिलना, कुछ भी बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन विदेशी के साथ आपका रवैया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ब्रिटिश लोग यही चाहता था कि वो लोग चाहता था कि एक तो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी मेरे हाथों में आ जाए। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। अब जितना भी इंडस्ट्री बनेगा, जितना भी माल जब बनेगा तो उसको बेचने के लिए एक बाजार का आवश्यकता होगा। तो बाजार कहाँ पे, बाजार इंडिया में बाजार की आवश्यकता इन लोग को बहुत अच्छा तरीका से प्रदान हो सकता था। लेकिन
लेकिन उसके लिए यहाँ का जनता लोग को जागरूक तो करना होगा। यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला, यहाँ पे जनता लोग जागरूक नहीं था, बहुत आगे जाके अभी हम लोग रेनेसा काल पढ़ रहे हैं, ठीक है, पुनर्जागरण। तो ये वाला सिस्टम था। तो वहाँ का जनता को जागरूक करने के लिए बहुत सारा काम किया गया, अंग्रेजी शिक्षा मॉडल लाया गया, बहुत तरह तरह का सुधार किया गया जाति में, वर्ण व्यवस्था में। और फिर बात करें शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा लाया गया, चार्ल्स डिस्पैच, मैकाले शिक्षा नीति। और फिर बात करें सती प्रथा में बहुत ज्यादा सुधार किया गया। मतलब बेसिकली मतलब ये है कि अंग्रेज अपना हित के लिए भारत को सुधार कर रहे थे, अपना हित के लिए, अपना वो औपनिवेशिक हित चाहते थे, जिसके कारण कि भारत में उन लोगों ने सुधार करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण कि बहुत ज्यादा कुछ में सुधार किया गया। तो जाहिर सी बात है, जब सुधार जब किया जाएगा तो एक विशेष वर्ग जो कि बुद्धिजीवी वर्ग होगा, वो इस सब में सबसे आगे होगा। एक बुद्धिजीवी वर्ग का जो है उदय हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रहा था कि स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को ही सिर्फ शिक्षा प्रदान करें, अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करें, उसको पाश्चात्य मॉडल पे ढाल दें, और फिर वो बाकी सब बंदा लोग को वो प्रेरित करेगा। ठीक है, तो यही सिस्टम यहाँ पे भी लागू हो रहा था। यही चीज कहलाता है पुनर्जागरण, यही चीज है रेनेसा। ठीक है, क्या हम समझाने में समर्थ हुए आपको पुनर्जागरण क्या हुआ? उसके बाद नया नया चेतना, नया नया आडंबर, नया 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 जो बुद्धि, ये सब का विकास होना अब स्टार्ट हुआ भारत में। यही चीज धार्मिक और सामाजिक सुधार कहलाया, आंदोलन, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन यही कहलाया। ठीक है, तो ये वाला धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत बहुत सारा ऐसा महापुरुष रहे जो कि पहले शिक्षा ग्रहण किया, पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य का मॉडल ये है, मतलब ये है कि पश्चिम का शिक्षा पहले वो लोग खुद से सीखे, उसके बाद उन्होंने आके भारत में उसके शिक्षा दिया, भारत में सबको को शिक्षा दीक्षा उसके बाद दिया। आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के वो लोग ब्रिटिश को ही चुनौती दे डाला। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अभी का अभी क्या क्या बता, सबको समझ में आ गया कि क्यों जरूरत पड़ रहा था, पुनर्जागरण क्या था? क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, पुनर्जागरण टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे का जितना भी काम होगा ना, ये सब पुनर्जागरण बेस होगा उसका। इसीलिए पुनर्जागरण आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए। अभी तो अच्छा से हम बता नहीं पा रहे क्योंकि ज्यादा हम लोग इसके ऊपर नहीं फोकस करने वाले, अभी तो बस थोड़ा मोड़ा आप लोग का धार बना दिए। उम्मीद करते हैं कि धार बन गया होगा आप लोग का। अब चलते हैं क्वेश्चन का आंसर में। ठीक है, ये वाला आंसर आप लोग को गैस पेपर का भी इसमें थोड़ा सा मिश्रण मिलेगा और थोड़ा सा अलग से भी मिश्रण मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर जब हम गैस पेपर से पढ़े तो गैस पेपर में भी अच्छा आंसर दिया हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इसमें गैस पेपर का भी थोड़ा मोड़ा बात ऐड किया हुआ, ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 19वीं ये वाला है हम लोग का भूमिका। अब भूमिका में अब देखिए, भूमिका पढ़ेंगे तो आप लोगों को कितना मजा आएगा। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में ब्रिटिश ने औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण के लिए विभिन्न कदम उठाए। वही बोले, कदम उठाना जरूरी पड़ गया उन लोग को, क्योंकि उन लोग को बाजार की आवश्यकता थी और ऊपर से वो लोग चाहते थे एक ऐसा भारतीय वर्ग का समूह पैदा कर देना जिसका शरीर सिर्फ भारतीय हो लेकिन वो मन से ब्रिटिश हो। ठीक है, इसीलिए वो लोग समाज में सुधार करना चाहते थे। और पता है, उस समय समाज और धर्म इस तरह से मिला हुआ था, इस तरह से मिला हुआ था कि समाज को सुधारने के लिए पहले धर्म को सुधारना बहुत आवश्यक था। समाज और धर्म में ऐसा सामंजस्य बना हुआ था कि दोनों को अलग अलग सुधार नहीं किया जा सकता था। धर्म को पहले सुधार करके समाज सुधार करने का प्रयास किया गया। ये वाला चीज को याद रख लेना है, ये वाला काम आएगा आपको आगे भी। ठीक है, तो कदम उठाया गया। अब भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों में भी परिवर्तन हुए, जैसे वाणिज्यिक पूंजीवाद से औद्योगिक पूंजीवाद की ओर। अभी बताया वाणिज्यिक पूंजीवाद से औद्योगिक पूंजीवाद। अब देखिए, वाणिज्य और औद्योगिक पूंजीवाद क्या है, ये वाला चीज का तो बहुत लंबा डिफिनेशन होगा। ठीक है, लेकिन अभी बस इतना समझ लेना है कि इंग्लैंड में जब जब परिवर्तन हुआ वाणिज्य, मतलब कि पूंजीवाद में जब जब परिवर्तन हुआ, भारत में तब तब परिवर्तन देखने को मिला। जब इंग्लैंड में वाणिज्यवाद पूंजीवाद हुआ, तब भारत में वाणिज्यवाद का उपनिवेशवाद हुआ। जब इंग्लैंड में औद्योगिक पूंजीवाद हुआ तो भारत में औद्योगिक पूंजीवाद का उपनिवेशवाद हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा? इन परिवर्तनों, ये सब का अलग अलग मोटो है, वाणिज्यवाद, औद्योगिक चरण और फिर वित्तीय चरण, ये तीनों का अलग अलग इन लोग का मोटो है। ठीक है,
कभी मॉडर्न इंडिया जब फुर्सत से कभी पढ़ाने का टाइम मिलेगा ना बहुत अच्छा तरीका से, तभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन परिवर्तन के फलस्वरूप भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया। अब देखिए पहले क्या बताया, वाणिज्यिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया गया था। वाणिज्यिक जब चरण चल रहा था तब ये हस्तक्षेप किया जाता था जब ब्रिटिश को बहुत ज्यादा जरूरत था। आप देखे ही होंगे मैसूर विवाद वार जो हो रहा था, आंग्ल मराठा वार जब हो रहा था, तो ब्रिटिश लोग नहीं चाह रहा था, लेकिन उन लोग को बहुत ज्यादा फायदा उसमें दिख रहा था और ऊपर से इंडियन लोग ही समर्थन कर रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने युद्ध भी का सहारा लिया था उस टाइम पे। नहीं तो युद्ध वुद्ध का कोई सीन नहीं था तभी। लेकिन जब औद्योगिक पूंजीवाद आया उसके बाद अपना टेरिटरी बढ़ाने का विवश हो गया, जिसके कारण कि उसको सुधार करना जरूरी पड़ गया। इसका स्वाभाविक परिणाम था भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक बुद्धिजीवी वर्ग का उत्पन्न होना, जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से परिचित था। ठीक है, ये आपका हो गया भूमिका। उम्मीद करते हैं भूमिका आपको समझ में आ गया। भूमिका में पता है क्या लिखा है? भूमिका में ये लिखा गया है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार जो है उसके बारे में लिखा गया कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन क्या था, क्यों जरूरत पड़ गया। ये भूमिका है जो कि बहुत मैन है, भूमिका ही सबसे मैन होता है, आपको पता ही होगा। तो ये वाला क्वेश्चन में देखिए, ये वाला क्वेश्चन में एक तो सामाजिक और धार्मिक के बारे में बताना है हम लोग को, और ऊपर से दयानंद सरस्वती का अलग से जिक्र करना है। मतलब समाज और धर्म आंदोलन तो बताना ही है, और साथ में दयानंद सरस्वती के बारे में भी बताना है कि उसने मतलब उन्होंने उन्होंने क्या क्या अपना काम किया सामाजिक और धार्मिक मामले में। ठीक है, तो ये वाला उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पैरा पैरा क्या है कि 19वीं शताब्दी यूं तो बहुत सारा सुधारक लोग आए, बहुत सारा महापुरुष आए, समाज में बहुत सारा परिवर्तन किए, जैसे कि दयानंद सरस्वती हो गए, जैसे कि केशव चंद्र सेन हो गए, जैसे कि गोविंद रनाडे हो गए, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, विवेकानंद हो गए। तो बहुत सारा समाज सुधारक आए और बहुत सारा उन लोगों ने परिवर्तन किया, लेकिन दयानंद सरस्वती का एक अलग ही रुतबा था। दयानंद सरस्वती इन सब में एक अलग ही रुतबा था, आगे बताएंगे क्यों। जो कि आर्य समाज के संस्थापक है। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय, गोविंद रनाडे, ये सब आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का नाम सर्व प्रमुख है। ठीक है, तो ये प्रमुख है, सर्व प्रमुख दयानंद सरस्वती, क्योंकि अभी उनके बारे में ही लिखना है तो इसीलिए थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा ये सब। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में पुनर्स्थापित किया। अभी आर्य समाज टेंशन नहीं लेना, अभी आगे हम लोग आर्य समाज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आर्य समाज के माध्यम से दयानंद सरस्वती ने बहुत ज्यादा परिवर्तन लाने का प्रयास किया। ये हिंदू समाज के रक्षक और आर्य समाज आंदोलन भारत के पाश्चात्य के बढ़ते प्रभावों के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। मतलब ये जो आर्य समाज वाला जो सिस्टम था, ये भारत में बहुत ज्यादा पाश्चात्य शिक्षा आ रहा था, उसी के प्रतिरोध में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया, और जितना भी काम किया उसके प्रतिरोध में, क्योंकि पाश्चात्यवादी का ज्यादा प्रभाव इंडिया में पड़ रहा था। ठीक है, इसीलिए उनका सबसे ज्यादा वेदों के पर फोकस था, वेदों के ऊपर। उनका एक नारा भी था कि वेदों की ओर लौटो लौटो, इनका एक नारा भी था, वेदों की ओर लौटो का नारा बुलंद किया था। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा मोड़ा दयानंद सरस्वती और कुछ महत्वपूर्ण सुधारक जो है उन सब के बारे में थोड़ा मोड़ा लिखना है। मतलब कि समझ में आ गया। दूसरा पैराग्राफ उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तीसरा पैराग्राफ में हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में लिखेंगे, उसका जीवनी के बारे में लिखेंगे थोड़ा मोड़ा, ज्यादा जीवनी के बारे में नहीं लिखना है, बस थोड़ा मोड़ा ही लिखना है। तो देखिए जीवनी में क्या था, सबसे पहले तो उसका जन्म देखिए 1824 में उनका जन्म होता है, गुजरात के काठियावाड़ में जन्म होता है, ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद भी वो जो है कर्मकांड से परे थे वो। ठीक है, वो हमेशा जो है बचपन से ही धार्मिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां, ये सब के ऊपर आघात करते रहे, हमेशा उन लोग का विरोध हमेशा करते रहे, जो कि आगे जाके बहुत बड़ा पैमाना पे किया गया उनके द्वारा। ठीक है, तो 1824 में जन्म हुआ, उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। सामाजिक कुरीतियां, धर्म आडंबर से चिढ़े हुए थे। दयानंद का भारत के प्राचीन धर्म और संस्कृति में अटूट आस्था था। उनका कहना था कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित है। वेदों के ऊपर दयानंद सरस्वती ने बहुत ज्यादा बल दिया है। ठीक है, और यहीं से आप लोग दोष को भी मेजरमेंट करते हुए चलिएगा कि दयानंद सरस्वती का क्या क्या दोष हो सकता है। इसका क्वेश्चन
अभी ग्रेजुएशन में तो इस तरह से नहीं देखने को मिला है, लेकिन ऑप्शनल जब रहता है ना, ऑप्शनल बीपीएससी ऑप्शनल में देखे, बीपीएससी सब में दयानंद सरस्वती का जो है ना दोष, मतलब कि इसका आलोचनात्मक पहलू को हम लोग को दर्शाना होता है आगे चलकर, इसीलिए अभी आप लोग दोष को भी अंडरलाइन अपने माइंड में करते हुए चलिएगा, ठीक है। इसके द्वारा वेदों पर बहुत ज्यादा प्रबल जोर दिया जाता है, ठीक है। उनका कहना था कि वेद भगवान से प्रेरित है और समस्त ज्ञान का स्रोत वेद ही है। उनके अनुसार वैदिक धर्म के प्रचार से ही व्यक्ति, समाज और देश सबों को उन्नति संभव है। मतलब कि किसी को भी उन्नति के राह में जाना है तो उसको वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा, ये दयानंद सरस्वती का मानना था। अतः दयानंद सरस्वती ने अपने देशवासियों को पुनः वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। आर्य समाज की स्थापना के द्वारा उन्होंने हिंदू समाज में नव चेतना का संचार किया। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग का 2 पेज खत्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग बात किए भूमिका के ऊपर, भूमिका में धार्मिक समाज सुधार के ऊपर बात किए। उसके बाद हम लोग बात किए कुछ-कुछ मैन धार्मिक सुधार व्यक्ति सबके बारे में मैन बात किए। उसके बाद थोड़ा-मोड़ा हम लोग देखे उसका जीवनी, दयानंद सरस्वती का जीवनी हम लोग देखे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? कैसे दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है दयानंद सरस्वती का सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, अब देखिए जब सामाजिक सुधार का बात किया जा रहा है तो किस किस क्षेत्र में वो समाज सुधार कर सकता है, ठीक है। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप लोग जरा सोचिए कि किस किस क्षेत्र में सुधार वो कर सकते हैं। कर लिए पॉज, सोच लिए ना। अब देखिए सबसे पहले तो महिला में सुधार किया जाएगा, शिक्षा में सुधार किया जाएगा, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, और फिर बात करें ब्राह्मणों का जो ज्यादा शक्तिशाली प्रभुत्व था उनके ऊपर, लैंगिकता के ऊपर, और फिर शिक्षा तो बात कर ही लिए। तो ये सब मेन फैक्टर जो रहता है, क्या एक समाज को बढ़ाने के लिए इतना ही फैक्टर का जरूरत है ना। स्त्री को अच्छा कर दो, शिक्षा को अच्छा कर दो, असमानता को खत्म कर दो, एक समाज अच्छा हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा भी इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा आघात किया गया। पहले जो भी कुरीतियां चल रही थी उन सब को खत्म करने का प्रयास किया गया, सबको खत्म करने का प्रयास किया गया। अब देखिए एक एक को जानते हैं। देखिए शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन क्या था। जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म में पुनः वापस आना चाहते थे, जो कि स्वतंत्र रूप से या फिर जबरन जिनको मुस्लिम में, ईसाई में या अन्य धर्मों में परिवर्तित कर दिया गया था या हो गए थे, यदि वो हिंदू धर्म को पुनः अपनाना चाहते थे तो उनको शुद्धिकरण करके उनको फिर से अपनाने का मार्ग जो है प्रस्तावित कर दिया गया था, ठीक है। ये हो गया शुद्धि आंदोलन। दयानंद सरस्वती का प्रमुख सुधार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसको आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उसका देखिए वह जाति व्यवस्था, देखिए असमानता, असमानता जितना समाज में जितना भी तरह का असमानता हो सकता है, सबके ऊपर दयानंद सरस्वती ने चोट किया है, सबके ऊपर दयानंद सरस्वती ने चोट किया है। देखिए जाति व्यवस्था ब्राह्मण का सामाजिक वर्चस्व का खिलाफ थे। ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण वो पैदा हुए थे, लेकिन लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा करना स्टार्ट कर दिया, वर्चस्व के खिलाफ। तो जिसके कारण ये पता है, जिसके कारण जब आप लोग जब दयानंद सरस्वती का जीवनी पढ़िएगा ना, तब पढ़िएगा कि उसका पापा लोग मतलब घर वाला ही दयानंद सरस्वती से रुष्ट हो गया था। उसके बाद इनको जो है ना निकाल दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, या ये बोले कि निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सत्य के मार्ग में निकल जाते हैं बाहर, कुछ ऋषियों से मिलते हैं। अभी तो वो उधर वाला जीवनी वाला कहानी हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग कुछ कुछ गुरु के बारे में बताते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दयानंद सरस्वती का। आप लोग को मौका मिलेगा तो दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़िएगा। सिर्फ दयानंद सरस्वती के बारे में ही नहीं, समाज सुधारक जितना भी रहे हैं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, भीमराव अंबेडकर, सबके बारे में आप लोग कभी ना कभी पढ़ने का ट्राई जरूर करना, ठीक है। अभी हालांकि हम भी सबके बारे में नहीं पढ़े हैं, लेकिन जितना के बारे में पढ़े हैं ना, बहुत मजा ये लोग के बारे में पढ़ने में। आप लोग का थोड़ा मोड़ा जो है ना सोचने का नजरिया थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी जितना भी तरह का हिंदू मुस्लिम फलना चिल्ला जो जितना तरह का हो रहा है भारत में, ठीक है, उन लोग को सबको एक बार ये वाला टॉपिक जो है ना, सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो है, ये वाला टॉपिक यदि पढ़ा दिया जाए, उसके बाद वो लोग बोलेगा धत तेरी, हम लोग क्या फालतू का हिंदू और मुस्लिम में पड़े हुए थे, ये तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा से जो बहुत कुछ नजरिया चेंज होता है।
आप लोग जो जो बोले वो लोग कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि सबके बारे में पढ़ने का कभी ना कभी। पिछला क्लास में बोले थे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग कुछ पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे। खैर अपने का क्या है, हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, बाद बाकी आपका मर्जी। तो जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ थे। अस्पृश्यता की दयानंद ने निंदा की। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत के बारे में निंदा किया गया। उन्होंने वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था के पुनर्व्याख्या की। वेदों में जो वर्ण व्यवस्था था उसको फिर से पुनर्व्याख्या किया। वर्ण व्यवस्था वो जो 4 गो वर्ण में बटा हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे एंशिएंट में, ठीक है। उन्होंने लैंगिक असमानता के खिलाफ अभियान चलाया। लैंगिक मतलब कि पुरुष महिला वाला जो सिस्टम है, उनके द्वारा ये कहा गया कि कुछ पुरुष और महिला अलग अलग नहीं होता, सब एक ही बात है भैया। तो उनके द्वारा ये लैंगिक असमानता पर चोट किया गया और इसके परिणाम स्वरूप महिला को बहुत ज्यादा फोकस किया गया। महिलाओं को सुधार करने के लिए, महिलाओं के अधिकार देने के लिए बहुत ज्यादा काम किया गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों के लिए अभियान चलाया। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन टेलीग्राम में आप लोग इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो सभी को टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो महिलाओं महिलाओं के लिए वो जो है वकालत भी कर रहे थे, महिलाओं का अधिकार के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा काम किया गया है महिलाओं से रिलेटेड, दयानंद सरस्वती करते हैं। वह अन्य बातों के अलावा बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, के कट्टर विरोधी थे। ये सब क्या होता है ये आप लोग भली बातें जानते होंगे, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। उन्होंने उन्होंने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का वकालत की। सिर्फ बाल विवाह को ही नहीं, अब वो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, सब के लिए जो है बहुत ज्यादा निंदा किया ये सब का, और वकालत कर मतलब कि वैधानिक तौर पे ये सब को बंद कराने के लिए बहुत ज्यादा जोर देते थे ये, ठीक है। दयानंद ने भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए वैदिक शिक्षा पर जोर दिया। इनके द्वारा यह कहा गया कि वैदिक शिक्षा का ही अपना करके हम लोग उन्नति के मार्ग में जा सकते हैं, ठीक है। वो नैतिकता पर केंद्रित था। दयानंद ने शिक्षण संस्थाओं में उपचार की समानता के लिए जोर दिया। तो ये सब कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुधार जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, और ये हम लोग का आंसर भी यही हम लोग का आंसर है। एक एक हम लोग का एक टॉपिक का आंसर ये है और एक टॉपिक का आंसर आर्य समाज है। तो ये दोनों मेन टॉपिक है हम लोग का आंसर का, ठीक है। आप लोग कोई भी आंसर लिखता है ना, तो पहले मन में ये सोच लीजिए कीजिए कि मेरा आंसर का मेन टॉपिक किस पे रहने वाला, मतलब मेरा आंसर किसके ऊपर फोकस रहने वाला, वो अपना आप लोग डिसाइड करने के बाद आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को बोलते हैं कि टेलीग्राम में भेज दीजिए। टेलीग्राम में आंसर आप लोग पता नहीं लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, या सिर्फ वीडियो ही सुन के छोड़ देते हैं, ठीक है। आंसर आप यदि आप लोग लिखते हैं तो एक बार टेलीग्राम में डाल दो, क्या दिक्कत है। तो सामाजिक सुधार समझ गए कि क्या क्या उन्होंने समाज में सुधार किया। जो जो जितना तरह का आप लोग को असमानता दिखता है, ठीक है, सभी तरह को लिख देना है, क्योंकि सब में दयानंद सरस्वती ने कुछ ना कुछ भूमिका दिया है अपना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आर्य समाज के ऊपर बात करते हैं हम लोग। आर्य समाज जो कि दयानंद सरस्वती को आर्य समाज के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि जितना भी अभी सुधार के बारे में बात किया ना, सब आर्य समाज के अंडर सब सुधार आ जाता है, ठीक है। आर्य समाज के ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कर दयानंद सरस्वती ने अपने सारे विचार को मूर्त रूप प्रदान करने का चेष्टा किया। मतलब जितना भी तरह का सुधार उधर में देखे हम लोग, वो सब कुछ आर्य समाज के अंतर्गत करने का ट्राई किया। आर्य समाज उत्तर भारत में स्थापित एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी संस्था थी। यह 1875 में स्थापना हुआ और 1877 में लाहौर दूसरा मुख्यालय बनाया। 2 मुख्यालय था, एक था मुंबई में और दूसरा लाहौर में, ठीक है। तो ये आर्य समाज का बारे में कुछ थोड़ा मोड़ा इंफॉर्मेशन हो गया। इसका कुछ कुछ सिद्धांत आप लोग देख लीजिए थोड़ा मोड़ा क्या है। ईश्वर एक है, वह सत्य और विद्या का मूल स्रोत है। ईश्वर ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार, परम ब्रह्म, अतः ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। मतलब ईश्वर ही सर्वशक्तिशाली है, इसीलिए ईश्वर की उपासना करना चाहिए। चूंकि दयानंद सरस्वती का ज्यादा फोकस वेदों की ओर है, इसीलिए जो वेदों में जो बताया गया है उसके ऊपर ही दयानंद सरस्वती का ज्यादा फोकस रहता है। और वेदों में ईश्वर सब का बारे में ज्यादा बात किया गया है, इसीलिए दयानंद सरस्वती ईश्वर के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। सच्चा ज्ञान वेदों में निहित है, सच्चा ज्ञान वेदों में निहित है।
प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने तथा असत्य को त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। मतलब कि सत्य ना बोल के असत्य को, सॉरी 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 उल्टा बोल रहे हैं, मतलब कि असत्य ना बोल के सत्य की ओर हम लोग को आगे जाना चाहिए, ठीक है। अविद्या का नाश और विद्या का वृद्धि करना चाहिए तथा पारस्परिक संबंध का आधार प्रेम, न्याय और धर्म होना चाहिए। मतलब कि हम लोग को सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम, वैचारिक भावना, मित्रता का भावना हम लोग को रखना चाहिए। सबकी भलाई हम लोग को देखना चाहिए, ना कि केवल अपना भलाई देखना चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ आर्य समाज का मेन मोटो है। अब देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा ना, तो इसके अंदर ही जो अभी पीछे जो बताए, इसके अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। एक तो सबसे पहले कि खुद का नहीं दूसरा का भलाई को समझना चाहिए, इसी के अंदर तो सब कुछ आ गया जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े। तो उम्मीद करते हैं ये कि आर्य समाज आप लोग को थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा। थोड़ा मोड़ा समझ में आया कि पूरा समझ में आ गया है? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। लास्ट में फीडबैक दे देना है, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके फीडबैक आप लोग को देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की नई दिशा प्रदान किया। वे दलितों के उत्थान, स्त्रियों के उद्धार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने हिंदी भाषा में रचना की। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? अच्छा, पिछला दिन में भी आप लोग को होमवर्क कुछ दिए थे ना? अरे यार, आप लोग होमवर्क जो है ना करते नहीं है। आप लोग टेलीग्राम में भी ना ही है, टेलीग्राम में होमवर्क को बताते हैं और ना ही कमेंट में होमवर्क बताते हैं। पढ़ने वढ़ने का मन नहीं है का गुरु आप लोग को? होमवर्क होमवर्क किया करो कभी बीच बीच में, थोड़ा मजा आएगा हमको भी। साहित्य को प्रोत्साहन दिया। इनके पूर्व भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की और व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने स्त्रियों का शिक्षा के लिए जोर दिया। उसके बाद इन्होंने ब्रह्मचर्य और चरित्र निर्माण का दृष्टि से प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के द्वारा छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास किया। मतलब गुरुकुल के द्वारा जो है शिक्षा प्राप्त करने का, मतलब शिक्षा बांटने का प्रयास किया गया। ये सब आर्य समाज का मेन मकसद हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आर्य समाज भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से न केवल हिंदू धर्म को नया रूप देने का चेष्टा की, बल्कि समाज में व्यापक अनेक कुरीतियों को दूर कर उसे शिक्षित तथा सभ्य बनाने का प्रयास किया गया। रीडिंग मारना पड़ रहा है हमको, मजा भी नहीं आ रहा रीडिंग मारने में, क्योंकि इसमें समझाने कुछ है ही नहीं। आप लोग एक बार खाली रीडिंग मार लीजिएगा तो खुद से समझ जाइएगा पूरा का पूरा। और गैस पेपर में अच्छा दिया हुआ है, रियली गैस पेपर में सच में अच्छा दिया हुआ है। हमको, हम भी जब पढ़े ना, तो हमको भी लगा कि वाह, बड़ा अजीब, बड़ा गजब का दिया हुआ है। गैस पेपर में भी ठीक ठाक दे दिया है। तो आप लोग गैस पेपर से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम बस गैस पेपर को थोड़ा सा थोड़ा सा बदल करके आप लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं, उससे ज्यादा हम अपना कुछ नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, ये चीज उसको और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा जो स्टार्टिंग से मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा है। जो स्टार्टिंग से मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा है, उपनिवेशवाद जो समझ रहा है, जो जो हर चरण को जो समझ पा रहा है, उसको बहुत ज्यादा बेहतर ढंग में समझ में आएगा इठो। लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम आ गया बीच में, तो आप ज्यादा डिटेल से पढ़ने का आप लोग को क्या ही जरूरत है, ठीक है। चेष्टा की, बल्कि समाज में व्यापक अनेक कुरीतियों को दूर करने को शिक्षा पर बल दिया, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा क्या है। उनकी मृत्यु के बाद, अच्छा ये वाला समझा देते हैं। उनकी मृत्यु के बाद जो है आर्य समाज दो भाग में बट गया था। आर्य समाज दो भाग में बांट गया था। एक भाग था कॉलेज गुट और दूसरा भाग था स्कूल गुट। कॉलेज गुट और स्कूल गुट दो भाग में ये बट गया था। दोनों के कार्यकर्ता अलग अलग थे। जैसे कि कॉलेज गुट के कार्यकर्ता आपका हो गया लाला हंसराज, लाला लाजपत राय। गैस पेपर में पता लाला हरदयाल हम गैस पेपर में देखे, लेकिन हरदयाल जब हम बुक में तलाश किए या फिर इधर उधर से सोर्स से तलाश किए, हम हरदयाल के बारे में पता नहीं चल पाया, ठीक है। इसलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा कि हरदयाल को नहीं लिखने का, क्योंकि पता नहीं कि हरदयाल है कि नहीं है। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, यह आपका जाके कॉलेज गुट के, जो कि पाश्चात्य से जो है ज्यादा प्रेरित थे ये लोग। पश्चिमी पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। और दूसरा दल का नेतृत्व कौन था? पंडित गुरुदत्त तथा पंडित लेखराम, ठीक है। ये प्राचीन शिक्षा पर बल देते थे, समर्थक थे। आर्य समाज के प्रयास से अनेक अनाथालय, गौशाला और विधवा आश्रम का निर्माण किया गया। आर्य समाज के मदद से जो है बहुत तरह तरह का अनाथ आश्रय, फिर गौशाला और फिर विधवा आश्रम सबका निर्माण किया गया आर्य समाज के द्वारा, ठीक है। उसका देखिए एक और हम लोग का
एक और टॉपिक हम लोग का खत्म हो जाता है। उसके बाद एंडिंग देखिए, एंडिंग किए हुए हैं, देखिए एंडिंग। इस प्रकार हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज आंदोलन के माध्यम से हिंदू समाज में नव चेतना और आत्मसम्मान का संचार किया। इस आंदोलन के द्वारा धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, उससे एक नई राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ। मतलब कि दयानंद सरस्वती ने जो नया आंदोलन किया, वो हिंदू समाज को परिवर्तन किया, नव चेतना और आत्मसम्मान का भावना को विकास किया। तो इस तरह हम लोग दयानंद सरस्वती का भूमिका समझ सकते हैं कि हमारे धार्मिक सामाजिक आंदोलन में दयानंद सरस्वती की क्या भूमिका है या क्या भूमिका रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला आप लोग का 7 पेज का ये जो है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम में या इस पे टेलीग्राम में या फिर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में। ठीक है, दोनों जगह में कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोनों जगह में जवाब देंगे। तो आप लोग का अब 4 क्वेश्चन हो गया है खत्म। हम आपको जैसा कि बताए थे, हम अपना 100% दे के हम आप लोग का पूरा कर देते हैं। पेपर 5 में भी जो बोले थे वो भी पूरा कर दिए, पेपर 6 में भी जो बोले थे वो भी पूरा कर दिए। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा कोई कमेंट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सर, ऑब्जेक्टिव लेके आइए भैया, ऑब्जेक्टिव लेके आइए। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव किस दिन आप लोग का सही रहेगा, उसी दिन हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव अच्छा से आप लोग यदि पढ़ लिए तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और थोड़ा मोड़ा तो ऑब्जेक्टिव अलग तो रहेगा ही ना, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप लोग बस इस चैनल से जुड़ के रहिए, हम लोग पेपर 8 तक सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। आप लोग का पेपर 7 और पेपर 8 का सारा वीडियो आ चुका है पहले ही ऑलरेडी। तो आप लोग पेपर 6 का एग्जाम देने के बाद पेपर 7 और पेपर 8 का बिना इंतजार किए आप लोग देख सकते हैं। तो आज आप लोग का पेपर 6 का सब्जेक्टिव हो चुका है खत्म। पेपर 6 मॉडर्न इंडिया का सब्जेक्टिव आप लोग का खत्म हो चुका है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसके अलावा और क्या करना है। हालांकि मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग राष्ट्रवाद एक पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रवाद पढ़ लीजिएगा और एक हैदर अली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक हैदर अली। सब क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन को तो हम नहीं करा सकते ना, आप थोड़ा सा अपना भी मेहनत थोड़ा बड़ा कर लोगे। राष्ट्रवाद ज्यादा हार्ड नहीं है, नहीं होगा तो राष्ट्रवाद को भी हम ट्राई करेंगे कवर कर देने का। राष्ट्रवाद ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। ये बस कॉन्सेप्ट बड़ा है, लेकिन यदि समझ में आ जाता है तो फिर बड़ा मस्त टॉपिक है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। ठीक है। जो मेरा क्लास मॉडर्न इंडिया का जो मेरा क्लास पहले देखे होंगे ना, तो तभी हम राष्ट्रवाद के बारे में बहुत चर्चा किए हुए हैं, नेशनलिज्म के बारे में। हम मॉडर्न इंडिया में बहुत बार बोले हैं कि तभी नेशनलिज्म नहीं था, तभी सब एक दूसरे के लिए लड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो स्टार्टिंग से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनको थोड़ा ज्यादा मजा आता होगा, है कि नहीं? आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि एक दो को तो हम जानते हैं जो स्टार्टिंग से कमेंट वमेंट करते हैं, उन लोगों का नाम हमको याद हो चुका है अब। ठीक है, तो आप लोग भी यदि पूरा अभी तक वीडियो देखे हैं तो आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा, फीडबैक के माध्यम से हमको बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो आज का लेक्चर कैसा रहा, सबको समझ में आया कि नहीं आया। लाइक या डिसलाइक करके एक बार बता दीजिएगा। कमेंट करने में कितना ही देर लगता है यार, बस 1 मिनट तो लगेगा, 1 मिनट बस कमेंट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। खैर आप लोग का मर्जी, कमेंट करने से ये होता है कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि डेली हम आप लोग के लिए काम कर सके। ठीक है, और ऊपर से यूट्यूब को भी पता चल जाता है कि ये बंदा अच्छा वीडियो बना रहा है कि खराब वीडियो बना रहा है। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान देना, फीडबैक के ऊपर ध्यान देना यार। फीडबैक हम आप लोग का वेट करते हैं, लेकिन फीडबैक आप लोग के द्वारा मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना है, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करके बता देना है कि क्या पसंद नहीं आया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।